बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हाईलाइट्स हैं ऑन अमेंडमेंट इन दी टैक्स लॉ थ्रू टैक्स लॉ अमेंडमेंट, जो ऑर्डिनेंस 2020 है एज अ पार्ट ऑफ रिलीफ पैकेज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। राइट जी, इसमें जो चीज़ हम अब देखेंगे वो ये है कि इसको हम समरी अगर करें तो वी कैन डिवाइड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑर्डिनेंस, एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सनस, इम्यूनिटीज़ अंडर स्कीम कौन कौन सी हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं जो हमें मीट करनी है, और डिफरेंट सिटीज़ में इसके टैक्स रेट्स क्या हैं। राइट, जब एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं जो हम सेटअप करेंगे, जिसे हम कहना चाहिए सेटअप मुराद ये है कि 31 डे ऑफ दिसंबर 2020 तक। अब सेटअप से मतलब ये है कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इसका लेआउट प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा या डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, दोनों के बिल्डर्स में भी और डेवलपर में भी। राइट जी, तो ये हमारी जो है इट शुड बी प्रिपेयर्ड अप टू 31 दिसंबर 2020। तो अब ये एप्लीकेबल इसके साथ साथ जो है वो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, अब जो है इंडिविजुअल, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनीज, पार्टनरशिप और LLPs एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द डेट ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, जो 31 दिसंबर तक जो है वो इस ऑर्डिनेंस आने के बाद और 31 दिसंबर के इन बिटवीन जो है वो जो रजिस्टर हो जाएंगी, और एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है इस फील्ड में वो सब इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, इम्यूनिटीज़, सबसे पहले एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये एक बहुत बड़ी छूट है जो आपको 2% पे करना पड़ता था, ये आपके लिए सेविंग है, और इसे मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा जो है स्टेप है सेविंग के लिए। और जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो लॉन्ग टर्म है वो ये जो है आपके पास ये स्कीम ख़त्म हो जाए या ना हो, जो इसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का स्टेटस दे दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी इसके लिए आपके बहुत से कंसेशंस ओपन हो गए हैं, आपके लिए जो है वेन्यूज़ ओपन हो गए हैं, इंपोर्ट्स में बहुत सी, अगर जो डेवलपर्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं मशीनरी तो उसमें टैक्सेस बहुत लो हो गए हैं, इनकम टैक्स के लिए इनको रिलीफ मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब इसमें पेमेंट ऑफ बेसिस ऑफ फिक्स टैक्स हो गया है। राइट जी, जो गेन है डेवलपर है वो फिक्स टैक्स पे बेसिस पे करेंगे, और एग्जम्पशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो मिल गई है, एग्जम्पशन फ्रॉम विद होल्डिंग टैक्स वो है, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे सारे वन बाई वन। राइट जी, एग्जम्पशन फॉर कैपिटल गेन टैक्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कैपिटल गेन टैक्स क्या है, और फिर एग्जम्पशन फ्रॉम द फर्स्ट परचेज बिफोर 30 सितंबर 2020, घर परचेज करते हैं आप तो उस पर भी आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है। राइट जी, फिक्स टैक्स ऑन इनकम फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 10% ऑफ प्रॉफिट, अगर 10% ऑफ प्रॉफिट तक आप लेके आएंगे तो उस पर जो है आप फिक्स टैक्स पे कर रहे हैं। राइट जी, इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करें आगे जाके। एलिजिबल पर्सन शैल बी अलाउड टू इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट और गेन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो कितना इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जो है हमारे पास लो कॉस्ट जो घर जो है कंस्ट्रक्शन जो है जो बनानी है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है उसको 90% फर्दर रिड्यूस कर दिया गया है। अब थोड़ा सा मैं इसमें फर्दर डिटेल में जाता हूँ, मैं ग्रेजुअली आस्ते आस्ते डिटेल में जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो ऑप्ट करना पड़ेगा कि हमें इस स्कीम के हम पार्ट बनना चाहते हैं। फिर हमारे जहन में ये होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए 30 सितंबर 2022। अच्छा, अब इस कंप्लीशन से क्या मुराद है? कंप्लीशन से इससे ये मुराद है कि इन केस ऑफ जो है बिल्डर्स वो क्या करेंगे कि वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। हाँ जी, और अगर ग्रे स्ट्रक्चर मतलब ये है कि जो टॉप
जो उसकी रूफ है वो हो जानी चाहिए, बन जानी चाहिए, लेट डाउन हो जानी चाहिए, तो उसको जो है वो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा, राइट। ये नहीं कि पूरा कंप्लीट कर लें, बट ये जो है ग्रे स्ट्रक्चर पे है। और जो डेवलपर है उसके लिए ये है कि उसने जो आपने प्रोजेक्ट लेके चले हैं उसके 50% जो हैं वो प्लॉट बुक हो गए हैं और 40% की जो है वो सेल आपने रिसीव कर ली है, सेल प्रोसीड आपके पास आ गए हैं, राइट। और लैंडस्केपिंग आपने कंप्लीट कर ली है और उस पे जो रोड्स हैं वो हम जो सब ग्रेड लेवल जिसे कहते हैं ना, सब ग्रेड लेवल तक की रोड्स एटलीस्ट 50% तक आपने बना दी है, तो उसको हम जो है 30 सितंबर 22 में उसको कंप्लीट कंसीडर करेंगे, राइट। फिर हमारे पास है अगर जो है इफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पर्सन थ्रू अ कंपनी और एओपी, तो ये इंडिविजुअल के लिए था। इंडिविजुअल के लिए ये था कि उसने क्या करना है कि उससे हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अगर उसने एक अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दी है बैंक अकाउंट में 31 दिसंबर 2020 तक, और अगर उसने लैंड जो है वो ट्रांसफ़र करना है तो उसका ओनरशिप टाइटल उसके पास इस कमेंसमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस से पहले होना चाहिए, राइट। और अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बाय मेड अ पर्सन थ्रू कंपनी और एओपी, तो उसमें यह है कि एक तो एक कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कमेंसमेंट डेट के बाद और 31 दिसंबर 2020 तक, और जो भी आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो थ्रू बैंकिंग चैनल पे ही आने चाहिए। जैसे इंडिविजुअल के केस में है कि उसने भी बैंकिंग जो नया बैंक अकाउंट ओपन करना है वहाँ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो यहाँ भी जो है वो आप पैसे उस एओपी में या उस कंपनी में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। और वही जो केस यहाँ भी यही है कि आपके पास अगर लैंड है और कोई पार्टनर जो है या शेयर होल्डर किसी कंपनी का है तो उसने भी उसको ट्रांसफ़र करना है 31 दिसंबर 2020 से पहले उस कंपनी के नाम पे, राइट। अब सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, और जो है जैसा हम पहले डिस्कस किया नो क्वेश्चन फॉर सोर्स ऑफ इनकम इंडिविजुअल के लिए और कंपनीज के लिए, और इसी तरह से हमारे पास नो क्वेश्चन फॉर सोर्स ऑफ इनकम अगर जो है इन केस फर्स्ट परचेजर ऑफ अ बिल्डिंग और अ यूनिट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाई अ बिल्डर अंडर दिस स्कीम एंड पेमेंट इज मेड थ्रू बैंकिंग चैनल, राइट। फॉर द परचेज ऑफ प्लॉट इफ परचेज बिफोर दिसंबर जो है 12 2020 से बाय पेइंग अमाउंट थ्रू बैंकिंग चैनल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्लॉट इज कमेंस्ड बिफोर 31 दिसंबर 2020। जो मैं कमेंसमेंट से मैंने बता दिया कि क्या मुराद है। कमेंसमेंट मीन कि हमारा लेआउट प्लान अप्रूव हो जाए या हमारा डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हो जाए, राइट। लेकिन आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द बोर्ड ऑन IS वेब पोर्टल, ये जो है FBR के पोर्टल पर रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको, राइट। पब्लिक ऑफिस जो है और उसका जो है बेनिफिशियरी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, और जो पब्लिक कंपनी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अ कंपनी हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट, मतलब जो NGO हैं या किसी और वजह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर उनका एग्जेम्प्ट है इनकम और लिस्टेड कंपनी है वो इस स्कीम से बेनिफिट नहीं उठा सकते। और अगर किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस से जो है वो कमीशन कमाया हुआ है, कोई पैसे लिए हुए हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, राइट। अब विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में बात करते हैं कि अब विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपने डिडक्ट नहीं करना है सिर्फ स्टील और सीमेंट के अलावा। और इसी तरह से अगर आप प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, शटरिंग है और कोई भी सर्विसेज आप ले रहे हैं उस पर भी आप विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे। पहले ये होता था कि जब हम विदहोल्डिंग टैक्स काटते थे तो वो कॉस्ट जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती थी, हमें बेयर करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर वो आप ये सर्विसेज किसी कंपनी से ले रहे हैं तो देन आपने वो टैक्स डिडक्ट करना है, राइट। अब अगर कैपिटल गेन्स की हम बात करेंगे तो कैपिटल गेन में ये है
कि एक तो जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो पर्सनल अकोमोडेशन हो ऑफ द इंडिविजुअल, उसके स्पाउस हो या उसका डिपेंडेंट उसमें रहता हो, राइट जी। सेकंड ये है कि उसका जो प्रॉपर्टी का लैंड एरिया है वो 500 जो है स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा ना हो, और अगर जो है फ्लैट है तो उस केस में वो 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ना हो, यानी कि इसमें 4000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वो एरिया नहीं होना चाहिए। और ये भी आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, वो चेक करेंगे कि आपने इस स्कीम से, इस कैपिटल गेन से पहले बेनिफिट तो नहीं उठा लिया आप और दोबारा इस पीरियड में दोबारा फिर उठाना चाह रहे हो, राइट। अच्छा, अब जो है एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रॉफिट्स एंड गेन लेके आते हैं, आप 10 टाइम तक उसको अपने बुक्स में शो कर सकते हैं, राइट। जो आपने टैक्स पे किया है, फिक्स टैक्स है क्योंकि इसमें, तो फिक्स टैक्स आपने पे किया है वो आप इसमें शो कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर इसके वो नॉर्मल जो रूल्स हैं जो पहले थे वही अप्लीकेबल होंगे, राइट। और इसी तरह से अगर जो है एओपी है और जो कंपनी है वो डिविडेंड पे करते हैं और उसमें प्रॉफिट में से, और वो भी जो है वो 10% तक जो गेन होगी उसमें से वो पे करते हैं, तो उस पर भी आप जो डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं एज एन पार्टनर या एज एन शेयर होल्डर, वो भी टैक्स से एग्जम्प्ट है, उसका आपका इंडिविजुअल टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर इससे ज़्यादा है तो अगेन वो टैक्सेबल है, अगर एओपी के केस में भी और डिविडेंड के केस में भी, क्योंकि एओपी के केस में टैक्स रेट डिफरेंट है और डिविडेंड के केस में टैक्स रेट डिफरेंट है, तो अगर वो 10% से एक्सीड करेंगे तो दोनों को रिस्पेक्टिव जो रूल्स हैं ना, जो लॉज हैं, वो अप्लाई होंगे। अब एक चीज़ जो है वो इन्होंने रिस्ट्रिक्ट की है कि आप अपनी ओनरशिप बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये समझता है, बोर्ड ये समझता है और केस टू केस बेसिस पे वो समझता है कि ये ऐसी हार्डशिप्स हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है जो इनएविटेबल है और उसमें वो अलाउ कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी ये है कि एट लीस्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसमें आप इंकर कर चुके हों, और इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो आई कैप के मेंबर जो हैं वो देंगे कि हाँ वाकई इतना काम हो चुका है, राइट जी। बट एक चीज़ जो है वो नेचुरल है कि इन केस ऑफ खुदा न खास्ता किसी डेथ हो जाती है कोई, तो वो फिर जो है ज़ाहिर सक्सेशन या लीगल हायर जो उसके होते हैं उस डिसीज़ के, वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, और अगर वो पार्टनरशिप है तो उसके पार्टनर बन सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर एक कंपनी आपने शुरू कर दी है, उसमें आप एडिशनल पार्टनर ला सकते हैं एओपी के केस में, और कंपनी केस में एडिशनल शेयर होल्डर ला सकते हैं, लेकिन कब ला सकते हैं? आफ्टर 31 दिसंबर 2020। लेकिन वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो अगर वो अपना प्रॉफिट या गेन लेंगे तो उस पर जो नॉर्मल टैक्स बनता है एज़ पर रूल्स उनको वो पे करना पड़ेगा, राइट। अब आपके अप्रूवल जो है जो भी हमारे पास हैं वो बैंकिंग चैनल से सारे के सारे जो हैं आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। नेस्पैक और जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी एफबीआर जो है वो नॉमिनेट करेगा, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ कंप्लीशन वो उसको देखेगा। टोटल लैंड एरिया अगर की बात है तो फिर स्क्वायर यार्ड में वो सर्टिफिकेशन देंगे। कवर्ड एरिया है तो इन स्क्वायर फीट में होगा। सेलेबल एरिया अगर है तो इन फिर वो स्क्वायर फीट में होगा। और अगर कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल है तो उसमें सेलेबल एरिया या टोटल लैंड एरिया जो भी केस होगा अकॉर्डिंगली वो उसकी सर्टिफिकेशन देंगे। और फिर जो है इसकी सेल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट वो भी हमें सर्टिफाई करानी पड़ेगी, जो अप्रूविंग अथॉरिटी है या नेस्पैक है वो उसको अप्रूव करेंगे। एक बात यह है कि हमारे पास प्रोजेक्ट लाइफ शेड नॉट एक्सीड 2 years and 6 months, और ये जो है हमारे पास 30 सितंबर 2022 तक कम्प्लीट होना चाहिए। वो मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि कम्प्लीशन से क्या मुराद है, राइट। कम्प्लीशन से हमारी क्या मुराद है वो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा।
अब इसमें 11th शेड्यूल में कुछ बहुत सी बातें मैं ऊपर जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कुछ बातें जो ऊपर एक्सप्लेन नहीं की मैं थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बता दूँ। वो ये है कि प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे आप इनकम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर एक इंडिविजुअल है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, एक पार्टनरशिप है एओपी है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, एक कंपनी है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है, राइट जी। लेकिन बेसिक पर्पज़ उसका यही है। अब हर प्रोजेक्ट के बेस पे उसकी जितनी जितनी कंप्लीशन हुई होगी उसके हिसाब से जो है आप जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी हर प्रोजेक्ट के लिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि रेट्स हमारे पास टैक्स लायबिलिटी एज पर रेट्स जो है वो कितनी बनती है, और हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इन अ ईयर वो कितनी है, ठीक है जी। उस लिहाज से हम उस ईयर की जो है टैक्स कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये जो टैक्स कैलकुलेशन जो है ये फाइनल है। और इसके साथ साथ एडवांस टैक्स हमें एस्टिमेटेड बेसिस पे करना है क्वार्टरली जो है, जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो हमने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अपना जो है एडवांस टैक्स पे करना है, राइट जी। ये हमारे पास जो है वो एक टेबल है जिसमें डिफरेंट रेट्स दिए हुए हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए हमारे पास क्या है, किसी भी साइज़ के लिए डिफरेंट 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, राइट जी। और ये आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। और इसी तरह से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए ये 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं, इस पर डिफरेंट रेट्स हैं। इसी तरह से जो है अदर देन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या रेट हैं, और फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इसके लिए क्या रेट है, ये सारे आपके सामने हैं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स वेलकम है, और इसके अलावा जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कुछ और चीज़ें हैं जो ज़ाहिर इसमें बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।